नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपने एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट की है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसमें अपने चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण पर्सन है उसके साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, यानी प्रश्नों के साथ में उत्तर को ना सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि उसको समझ रहे हैं किस तरह से हमें एग्जाम में उसको लिखना है। बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है ये सीरीज। आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमने पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे हमारा विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसके बारे में हम पर्सन देखने जा रहे हैं। तो पहले उसका देख लेते हैं कि ये चैप्टर कितने नंबर का और कैसे कैसे पर्सन आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके जो चैप्टर है 6 नंबर का है, बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला है 6 नंबर। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन आएगा, एक अति लघुतरात्मक 1 नंबर का, और फिर एक 4 नंबर का पर्सन आने वाला है। भैया ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ये देखिएगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और फिर आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अति लघुतरात्मक पर्सन देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे उसके 1 लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला पर्सन है, ध्यान से देखिएगा, हमने जो कहा हुआ है पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमारे कभी कभी अपच हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, उसके उपचार में हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका? एंटासिड का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक नहीं होता है, एनाल्जेसिक नहीं होता है, जेसिक नहीं होता है, एंटीसेप्टिक भी नहीं होता है, एंटासिड होता है, या प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है चींटी के डंक में। तो आपको पता है, हमने ट्रिक से याद कर रखा है चींटी के डंक में, यानी चींटी को क्या अच्छी लगती है? मैथ। तो हम याद रखेंगे मैथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल। जो प्राकृतिक अम्ल जिस जिसमें पाए जाते हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, उस पर 1 नंबर का पर्सन जरूर आने वाला है। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान, यानी उदासीन विलयन है उसका पीएच का मान कितना होता है? तो उदासीन होता है 7 पर। कितने पर? 7 पर। अगर कोई विलयन का पीएच 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट पर्सन है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे और तीसरे दोनों ही चैप्टर में। तो कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगला है, रक्त का पीएच कितना होता है। हमें अच्छे से याद रखना है, हमारे रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। हमारे रक्त का पीएच होता है 7.4। इस पर पर्सन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7.4 हमारा रक्त का पीएच होता है, 7 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, या फिर टार्टरिक अम्ल होता है। तो देखिएगा, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, लैक्टिक अम्ल होता है दही में, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरे में, बचा हमारा टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता यानी जो जिसको हम भारी जल कहते हैं, उसकी स्थायी कठोरता को हटाने में हम जो उपयोग करते हैं वो है धावन सोडे का। किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का। ये पर्सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण नहीं होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने में। ये भी एक महत्वपूर्ण पर्सन बनता है, दोनों कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे पूछे जल की स्थायी कठोरता हटाने में तो होता है धावन सोडा, और आपसे पूछे पीने योग्य पानी को शुद्ध करने में तो वो होता है विरंजक चूर्ण होता है। उसके बाद है अगला, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। जब हमारा भोजन पाचन होता है तो हमें पता है, जैसे हमारा भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां पर HCl अम्ल स्रावित होता है, तो अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो किसमें होता है? अम्लीय माध्यम। किसमें होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। उसके बाद में फिर वापस से क्षार और बन जाता है। तो सबसे पहले अम्लीय माध्यम, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं तो उसको भी वो क्या कर दे, वहां पर खत्म कर दे। पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है। फिर से देखिएगा, पीने के पानी को तो क्या धावन सोडा होता है? नहीं, ये जल की स्थायी कठोरता हटाने। कास्टिक सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो कौन सा है? विरंजक चूर्ण है हमारा। कौन सा? विरंजक चूर्ण जो है पीने के योग्य पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, जीवाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, कोई विलयन
लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच का मान, तो लाल को नीला कौन करता है, लाल को नीला करता है भैया क्षार, और क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है। तो इसमें देख लो 7 से अधिक कौन है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा 7 से अधिक 10 वाला। तो 10 जो होगा वो क्षार होगा, और क्षार जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, नीले को क्या करता है, लाल करता है। नेक्स्ट हमारा अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद में हमारे वन लाइनर एक नंबर में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आंसर हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जल कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग, वापस से वही अभी हम पढ़ के हैं, कठोर जल को करने के लिए हमने किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडे का, धावन सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2। देखो ये सोडियम यौगिक है क्योंकि इसके अंदर सोडियम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा दावन सोडा। दावन सोडा एक सोडियम यौगिक होता है, सोडियम का यौगिक होता है जिसका उपयोग हम जल की स्थायी कठोरता हटाने में किया जाता है। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको डिस्कस किया है। अगला है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से क्रिया करके जो विरंजक चूर्ण बनाता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से इसमें क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, हम बात करेंगे जब क्लोरीन कैसे प्राप्त किया जाता है तब हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं उसके अंदर, तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, CaOCl2 ही क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण होता है। इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, यही सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। अगला है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिएगा CaSO4 डॉट आधा H2O, इसलिए इसका नाम CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट, और आधे को बोलते हैं अर्ध, और ये होता है हाइड्रेट। इसमें क्या होता है, हाइड्रेट यानी H2O होता है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट, कभी कभी अर्ध की जगह हेमीहाइड्रेट भी बोल देते हैं, वो भी सही है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट आधा H2O। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हमने देखा था CaSO4 डॉट आधा H2O, डॉट क्या होता है, आधा H2। इसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं H2O से, तो H2O भी कितना होगा, 1 से 1/2, आधा ये हो गया और 1 से 1/2 ये हो गया, 1.5। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaSO4 डॉट 2H2। आधा में 1.5 यानी 1 और आधा है, उसमें आधा और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2H2O। और 2H2O क्या होता है, ये होता है हमारा जिप्सम। जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करें तो ये बन जाता है।
दूसरा है दो प्राकृतिक और दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, जेरानियम, ये सारे क्या हैं? हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, जेरानियम, ये सारे क्या हैं? ये हैं प्राकृतिक सूचक। और संश्लेषित सूचकों की बात करें तो संश्लेषित सूचक हैं एक है मैथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोक्थेलिन। एक है मैथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोक्थेलिन। ठीक है, दो है संश्लेषित सूचक। अच्छे से याद रखिएगा, मैथिल ऑरेंज और फिनोक्थेलिन संश्लेषित सूचक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक हो गया हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेंटूनिया, जेरानियम। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। दो गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। तो गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। जिसकी स्मेल अम्लीय या माध्यम क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये हम देख के आए हैं, पहले पढ़ के आए हैं। ये क्या हो गया? जैसे प्याज हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वेनिला हो गया, ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे जिनको गंधीय सूचक, जिनकी स्मेल अम्लीय या माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंधीय सूचक उन्हें कहते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जिनकी क्या हो जाती है? गंध यानी स्मेल चेंज हो जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर को बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर खड़ीन या चौक का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दांतों का जो इनेमल होता है, जो दांतों का इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे मजबूत या कठोर पदार्थ है। ये हमारे थे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे 4 नंबर में प्रश्न आने वाला है वो किस किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूर्ण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण आपको पता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CaOCl2। सबसे पहले हमने सूत्र लिख देना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? CaOCl2 को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद में प्राप्त करने की विधि जो है, कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखिएगा। तो जब हम शुष्क यानी शुष्क बुझे हुए चूने में, सूखे बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH2 में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। वहां पर हमें पूछा था ना किस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने थे? बुझे हुए चूने में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, इसका निर्माण होता है। ये देखिएगा, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, इसके अंदर हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमें CaOCl2 मिला है। यही तो हमारा क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। यही हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण। तो इससे प्राप्त होता है। तो आप ये इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में इसके उपयोग, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में। यानी हम घरों में जो पानी पीने के लिए काम में लेते हैं उसको जीवाणु मुक्त, जो इसके अंदर इंप्योरिटीज जो मिली हुई है उसको शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा उपचाय, उद्योगों में उपचाय के रूप में। अगर उद्योग है उसमें उपचाय के रूप में, यानी जिसमें उपचयन करना है हमें, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में वस्त्र एवं कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र एवं कागज, जहां पर वस्त्र और कागज बनाए जाते हैं उस फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है विरंजक के रूप में। यानी पहले उसको शुद्ध करके एकदम व्हाइट जो तैयार किया जाता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके उपयोग क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न के रासायनिक सूत्र और इनके उपयोग लिखिए। ये भी प्रश्न इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आपको क्या करना है, इन पदार्थों के आपको क्या करने हैं? रासायनिक सूत्र लिखने हैं और इनके उपयोग लिखने हैं 3। तो सबसे पहला है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके आप, तो सबसे पहले हमने लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, हमने देखा ही था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो सामान्य नाम है वो है बेकिंग सोडा। इसके बाद में इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो स्वादिष्ट
खस्ता पकौड़ी बनाने में, पकोड़े वगैरह, केक वगैरह बनाने में, ठीक है, एकदम स्पंजी टाइप में बने। दूसरा है एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हमारे पेट में जब अम्ल की मात्रा अधिक बन जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम जो इनो वगैरह लेते हैं, इनो आपने देखा होगा, तो उसी टाइप का यहाँ पर एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा अम्ल जो अग्निशामक है, अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है धावन सोडा। धावन सोडा जो हम धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए काम में लेते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। देखिएगा ध्यान से, इसको सही तरीके से आप लिखेंगे तो इस तरह से आपका सूत्र लिखा है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। ये 2 और 3 थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका सूत्र लिखना है। इसका उपयोग कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में और कांच उद्योग में, कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, जब बोरेक्स का निर्माण करता है, सोडियम का यौगिक है बोरेक्स, उसके निर्माण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पॉइंट है हमारा, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। क्या बात की है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में इसका उपयोग होता है। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका उपयोग किया जाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं धावन सोडे का। किसका? धावन सोडे का। इसके बाद में अगला जो है हमारा वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा आपने देखा होगा, इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में। हमारे घरों में जो साबुन आते हैं और अपमार्जक मतलब जो सरफ आते हैं कपड़े धोने वाले, उसमें बनाने में कास्टिक सोडा डाला जाता है। अगला है कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कागज बनाने में भी होता है और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अलग अलग भी लिख सकते हो इन दोनों को, चाहे तो साथ में लिख सकते हो। धातुओं से ग्रीस हटाने में, अब धातु वगैरह कहीं पर ग्रीस लगा हुआ है, जो चिकनाहट है उसके हटाने में हम कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। हमारे घरों में भी है, दीवारें वगैरह जो मैली हो जाती है, जहां पर आपने रबड़ बैंड करवा रखा है, उसको साफ करने में, या कोई ऐसी चीज है वहां पर बहुत ज्यादा चिकनाहट है, उसको हटाने में भी हम कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट आधा H2O। हमने देखा था CaSO4, हम पीछे पढ़ के हैं CaSO4 डॉट आधा H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। किसका नाम होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग हम घर में दीवारों पर भी करते हैं। मूर्तियां, खिलौने वगैरह भी बने होते हैं इसके। अगर कहीं हड्डी टूट जाती है, उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए ताकि वो वापस जुड़ जाए, तब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा बांध देते हैं। तो ये उपयोग इसके हैं। तो मूर्तियां तथा सजावटी सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यानी एक जगह स्थिर रखने में, और घरों की सतह को यानी दीवारों को चिकना बनाने के लिए पीओपी को किया जाता है। जैसे हम पुट्टी करते हैं वैसे ही पीओपी को भी किया जाता है। तो ये था इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैचअप वाला क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए, तब भी आपको इसके उपयोग अच्छे से याद रखना है। इसके उपयोग में से भी मैचअप वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके उपयोग आपको अच्छे से याद रखने। अगला पर्सन है निम्न को सुमेलित कीजिए। इस तरह का पर्सन है, इसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत ही सिंपल सा 4 नंबर आपको ये दिला के जाएगा, सिर्फ आपको सुमेलित करना है। तो यहां पर मैं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर लिख के पहला लिखोगे ए, यहां लिखोगे संतरा, ठीक है। एक मैं बता देता हूं, बाकी आप लिखोगे। इसके सामने कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो यहां पर मैं एक बार मैचअप करके आपको बता देता हूं किसका। तो आपको पता है संतरा, संतरा और नींबू खाते क्या बनने लग जाती है? सीटी। तो कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। दूसरा हम देखिएगा, दूसरा हम देखते हैं दही। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। दही जमने में समय लगता है तो लैक्टिक अम्ल। तीसरा हम देखते हैं हमारा जो अगला है नेटल का डंक। नेटल और चींटी दोनों क्या होते हैं? मैथ अच्छे से जानते हैं तो मैथेनोइक अम्ल। और लास्ट है हमारा वो है इमली। इमली में क्या होता है? हम पढ़ के आए हैं टार्टरिक अम्ल। तो ये हैं इसके ऑप्शन। तो अब आपको क्या करना है, जैसे संतरा लिखा तो संतरे के सामने 3 नंबर लिखाओगे और यहां पर लिखोगे सिट्रिक अम्ल। इसी तरह दूसरा लिखोगे बी, ठीक है, और लिखोगे दही। अब दही में कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो लिखेंगे लैक्टिक। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये मैचअप ऐसे मिला के नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी आप प्रॉपर तरीके से
पर के अंदर आपको ऐसे आंसर लिखना है कि संतरे के सामने कौन से नंबर वाला आएगा, 3 नंबर है तो या 3 नंबर और सामने ये लिख दिया, दही के सामने ये लिख दिया। वैसे ही सी नेटल के डंक के सामने मेथनोइक अम्ल लिखेंगे, इमली के सामने टार्ट्रिक अम्ल लिखेंगे। तो ये मैचअप वाले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने, हालांकि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप जो उपयोग वगैरह सारे याद कर लोगे उनके सूत्र, तो उन्हीं में से ही मैचअप वाला क्वेश्चन बनना है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है हमारा, वो भी आपको आंसर तो उसी टाइप देना है। देखिएगा, परबल अम्ल कौन सा होता है, ताकतवर अम्ल, अम्ल की बात की है तो हम देखते हैं H2SO4 जो होता है वो परबल अम्ल होता है। कौन सा होता है, H2SO4 एक परबल अम्ल है। दूसरा है परबल क्षार कौन सा होता है, तो परबल क्षार हमारा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है, हम पढ़ के हैं, सिंपल सी बात है, हल्दी होता है प्राकृतिक सूचक। और लास्ट है हमारा जो है वो है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कौन सा होता है, मेथिल ऑरेंज। अब वापस से वैसे ही है, ए लिखोगे यहाँ पे, इसके सामने ए के सामने देखो कौन सा आ रहा है, 3 नंबर वाला आ रहा है, तो यहाँ 3 नंबर लिखोगे। फिर बी लिखोगे, नाम लिखना है यहाँ पे, इसका भी नाम लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिखना है आपको आंसर पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे एग्जाम में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सको। फिर भी आपका टारगेट बहुत बड़ा है, 90-95 प्लस है, तो फिर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं, तब भी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।